हमने आप सभी को कल बताया था कि जैसे ही धातु के साथ भस्म की अभिक्रिया होती है तो किसका निर्माण होता है। तो यहाँ पे किसका निर्माण होता है। तो हम बताए थे हाइड्रोजन गैस अलग हो जाता है ना, और यहाँ पे सोडियम जिंकेट का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अभिक्रिया फिर हाइड्रोजन बना रहा है। यहाँ पे देखिए तो अभिक्रिया में फिर क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बना रहा है। ठीक है, अभिक्रिया में फिर हाइड्रोजन बना रहा है। कहता है किंतु ऐसी अभिक्रिया सभी धातु के साथ नहीं होता है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे धातु है जिसके साथ होता है, जैसे जिंक जो है प्रॉपरली हमेशा इसके साथ होता है। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं कि धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, है ना। धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं कैसे अभिक्रिया करता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम दो परख नली लेंगे, एक ए लेंगे और एक बी लेंगे। ठीक है, एक का नाम ए रख देंगे और दूसरे का नाम हम यहाँ पर बी रख देंगे। ठीक है, एक परख नली ए लेंगे और एक परख नली बी, जैसा कि आपको इस आकृति में दिखाया जा रहा होगा। ठीक है, जैसा आप सभी को दिखाई दे रहा होगा इस आकृति में। क्लियर है, सभी को दिखाई दे रहा है ना। एक परख नली ए और एक परख नली यहाँ पे देखिए बी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो हम दोनों को एक का नाम ए लिख देंगे और एक का नाम बी लिख देंगे। ठीक है, एक का नाम ए और एक का नाम बी लिख देंगे। जो परख नली ए है उसमें लगभग आधा ग्राम यानी कि 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेंगे। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है, Na2CO3। जिसको याद रहेगा वो नहीं नोट करेंगे, जिसको याद नहीं रहेगा वो नोट कर लेंगे। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है, Na2CO3। कॉपी में नोट करते जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र Na2CO3 होता है। ठीक है, हम इसको परख नली ए में लेंगे। क्लियर है, और उसके बाद में यहाँ पे जो परख नली बी है, जो परख नली बी है उसमें भी हम आधा ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे। सोडियम इसका भी अनुसूत्र नोट करेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3। ठीक है, NaHCO3। और इसको एक चीज और इसके बगल में नोट कर लेगा कि NaHCO3 जो है इसको बोला जाता है, NaHCO3 को सोडियम बाई कार्बोनेट। इसको इसका फेमस नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, फेमस नाम है, बार बार आते रहेगा और एग्जाम में भी पूछता है। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट, तो कॉपी पे नोट करते रहेगा सभी लोग। NaHCO3 का जो नाम है फेवरेट, इसका जो प्रचलित नाम है उसको कहा जाता है सोडियम बाई कार्बोनेट। आगे और भी इसको कुछ नाम से बताया जाता है, सोडा है जो कि हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ पे लिख लेना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये देखो NaHCO3 इसका ये रासायनिक नाम हुआ। ठीक है, अगर याद रहेगा तो ठीक है, नहीं याद रहेगा तो ये लिख लीजिएगा। हम क्लास में बताए थे कि NaHCO3 ये वाला हो गया अनुसूत्र, ये वाला हो गया रासायनिक नाम, और जो अभी बताया उसका प्रचलित नाम है वो भी रासायनिक नाम आता है। ठीक है, अब आगे देखिए, दो गो परख नली ले लिए, दोनों में लगभग 2 ml है ना, 2 ml लेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अब मिलाइए, दोनों को बढ़िया से मिलाइए। मिलाने के बाद में आप उसका निरीक्षण कीजिए। अब निरीक्षण करने के बाद कहता है क्या आपने निरीक्षण किया। तो अब चित्र 2.2 आपको ये वाला फिगर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला फिगर। ठीक है, ये फिगर 2.2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस फिगर को देखिएगा, यहाँ पे आप इस फिगर को देखिएगा, पूरे फिगर को ध्यान से देखिए। ठीक है, ये पूरे फिगर को ध्यान से देखिए। तो कह रहा है कि इसके अनुसार प्रत्येक स्थिति में उत्पादित गैस को चूने के पानी, और एक बात और यहाँ पे देखो नोट करना है कि चूने के पानी को हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने के पानी को क्या कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है सी, इसको हम लिख देते हैं अनुसूत्र में, होता है CaOH का हॉल
ठीक है, हॉल टू, CaOH का हॉल टू, ठीक है, CaOH का हॉल टू, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नोट कर लेगा सभी लोग, ठीक है, CaOH का हॉल टू, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का हॉल टू, है ना। तो यहाँ पे कहता है कि चूने का पानी, इसका नाम है चूने का पानी, यानी इसको अनुसूत्र में कहते हैं रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन से प्रवाहित कीजिए। अब आप अपना निरीक्षण को अभिलेखित कीजिए, आपको पता चलेगा जैसे परख नली ए है और परख नली बी है, तो आपने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण किया, दोनों के साथ अभिक्रिया करवाया, तो जैसे दोनों के साथ अभिक्रिया करवाया तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे देखिए NaCl क्या बना, सोडियम क्लोराइड, और जो सोडियम क्लोराइड बना है यह विलयन है, सोडियम क्लोराइड क्या है, तो ये जो सोडियम क्लोराइड है यह विलयन है, देखिए तो NaCl है, इसके बगल में Aq लिखल होगा, याद रखिएगा जिसके बगल में Aq लिखा रहेगा वह विलयन होता है, ठीक है, और इसके बगल में S लिखा हुआ है तो S4 होता है सॉलिड, S4 क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है, हालांकि आपको बताया गया है फिर भी नोट कर लीजिए, नहीं याद रहेगा तो S4 सॉलिड होता है, Aq विलयन को कहा जाता है, और जो I होता है इसको इस ये भी विलयन होता है, ठीक है, और G4 गैस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, जैसे एस लिखा हुआ है तो ये क्या है, ये सॉलिड है, ठोस है, ये विलयन है, ये भी विलयन है, ये तो जल हो गया और ये गैस हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो परख नली ए है ओ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया करने पर क्या बना, तो बोलना है सोडियम क्लोराइड NaCl लवण बना, ठीक है, LaCl लवण बना। उसी तरीके से सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने से भी क्या बनता है, तो लवण बनता है, लवण के साथ जल निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो इस पॉइंट को नोट कर लेगा सभी कि सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया करवाते हैं तब भी लवण बनेगा, और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करने से भी लवण का निर्माण होता है। क्लियर हो गया सभी को, यहाँ पे सभी को समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। अब अगला नंबर में हमें यहाँ पे कहता है कि उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जैसा कि आपने पिछला देखा यहाँ पे कि क्या बन रहा था लास्ट में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ध्यान से देखिए यहाँ पे बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, लास्ट में बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है उसको हम चूने के पानी से प्रवाहित करते हैं, इस तरीके से उसको हम प्रवाहित करते हैं, यानी CaOH का हॉल टू, हमने अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया कि CaOH का हॉल टू को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है, और इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करेंगे, प्रवाहित करने पर क्या बनता है, तो CaCO3 बनता है, देखिए क्या बना, CaCO3 बनता है, साथ ही साथ H2O बनता है, ठीक है, H2O बनता है मतलब जल बनता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बन गया कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या बना कि क्वेश्चन ये बना कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम चूने के पानी से प्रवाहित करें तो कौन सा पदार्थ का निर्माण होता है, CaCO3, कौन सा पदार्थ का निर्माण होता है, CaCO3। सभी लोग नोट कर लेगा कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करें, यानी चूना का पानी का अनुसूत्र क्या होता है, CaOH का हॉल टू, ये भी नोट कर लेगा सभी लोग, चूने का पानी, चूने का पानी, ठीक है, चूने का पानी का अनुसूत्र क्या होता है, CaOH का हॉल टू, CaOH का हॉल टू, सभी लोग नोट कर रहा है ना, सभी लोग नोट कर रहे हैं ना, आवाज क्लियर है ना सभी के पास। चलिए ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सभी नोट कर लिए, तो चूना का पानी का अनुसूत्र क्या होता है, CaOH का हॉल टू, तो जब हम चूने के पानी के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है, CaCO3, ये नोट करिएगा, CaCO3, इसको बोलते हैं चूना पत्थर, इसको क्या बोलते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं। इसी को बोला जाता है संगमरमर, इसको क्या बोला जाता है, संगमरमर,
ठीक है, संगमरमर, इसको नोट कर लेगा सभी। इसको क्या कहा जाता है? संगमरमर कहा जाता है, ठीक है। चलिए, पूछेगा संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, क्या बताइएगा सभी? हाँ, CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3, ठीक है। और चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? OH का हॉल टू, ठीक है, CaOH का हॉल टू। चलिए आगे देखिए, कहता है अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर निम्न अभिक्रिया होता है। जब हम ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे, CaCO3 यानी कि संगमरमर यानी चूना पत्थर के साथ ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे, तो ये बन जाता है CaHCO3 के हॉल टू। CaHCO3 का हॉल टू, जो कि एक विलयन है, जल में विलयशील है। विलयन है, जल में विलयशील है। तो इस प्रकार से गाइज आप सभी देख ले सकते हैं यहाँ पे कि चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप है। कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप है। आप नाम सुने होंगे खड़िया। खड़िया हिंदी भाषा में है, और बहुत सारा लोग खड़िया का नाम नहीं सुना है, लेकिन चौक का नाम सभी सुना है, जिसे हम लोग बोर्ड पर लिखते थे, पहले ब्लैक बोर्ड पर लिखते थे ना, पहले पढ़ाई होता था ना चौक से, तो उसी को बोलता है हिंदी में खड़िया कहा जाता है, ठीक है, खड़िया। और संगमरमर ये किसका विविध रूप है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का विविध रूप है। कैल्शियम कार्बोनेट कहे तो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बोले तो CaCO3। समझ में आ गया? चलिए, पूछेगा चूना पत्थर। चूना पत्थर भी किसको कहते हैं? तो CaCO3 को। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो CaCO3। क्लियर है, एकदम कंफर्म है ना सबको? चलिए, अब आगे हम लोग देखेंगे। आगे देखिए, कहता है सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जल बनाते हैं। यहाँ पे सभी लोग ध्यान देगा कि कोई भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल मिलता है। अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या मिलेगा? अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर लवण मिलता है, और इसके साथ में जल मिलता है। क्या मिलता है? इसके साथ में जल मिलता है, ठीक है, ये आंसर है। याद रखना, नोट कर लेगा, नहीं याद रहेगा तो, कि कोई भी पदार्थ या फिर धातु, पदार्थ छोड़ो, यहाँ पे नोट कर लेगा, धातु यदि अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो आंसर में लिखना है लवण और जल बनाता है। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो लवण और जल बनाता है। जैसा कि अभिक्रिया यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि धातु कार्बोनेट हो चाहे वो हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, चाहे वो कार्बोनेट हो चाहे वो हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो लवण बनाएगा और जल का निर्माण करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण करता है। तो सबसे ज्यादा मुख्य आंसर है लवण और जल, ठीक है, लवण और जल। क्लियर है? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। तो अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करता है? चलिए इस बात की हम पुष्टि करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्रियाकलाप 2.6, यानी अभी तक हम लोग 6 गो क्रियाकलाप छठा करने वाले, 5 गो कर लिए। अगला कहता है एक परख नली में 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल लीजिए, इसमें से 2 बूंद फिनोल्फथेलिन। चलिए सभी लोग बताइए तो फिनोल्फथेलिन क्या है? जल्दी से, फिनोल्फथेलिन क्या है पता कि भूल गए सभी लोग? करेक्ट, ये है सूचक। फिनोल्फथेलिन क्या है? ये सूचक है। कल ही हमने बताया था फिनोल्फथेलिन क्या है? ये सूचक है। फिनोल्फथेलिन क्या है? सूचक है। अच्छा, अगला नंबर में फिर देखो एक क्वेश्चन है, विलयन का रंग क्या होता है? बताइए विलयन का रंग कैसा होता है? तो अभी तो आपने विलयन का रंग ऐसे नहीं बता सकते जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा कि अम्ल के साथ अभिक्रिया हो रहा है या क्षार का, ठीक है। और ये कंफर्म होना चाहिए कि लिटमस पत्र कैसा है ना, सूचक कैसा है, नीला है या लाल है, ये सब ध्यान देने वाली बात है। तब जा करके हम ये बता पाएंगे कि विलयन जो है उसका रंग कैसा है। चलिए आगे देखते हैं। अब कहता है विलयन में एक एक बूंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए,
और क्या अभिक्रिया मिश्रण का रंग में कोई परिवर्तन आया? अम्ल मिलाने के बाद फिनोल्फ्थेलिन यानी जो सूचक है उसका रंग बदल गया। अब मिश्रण सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंद मिलाइए, फिर फिनोल्फ्थेलिन पुनः गुलाबी रंग का हो जाएगा। अब आप बताइए, यहाँ पे रंग बदल रहा है। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, रंग बदल रहा है। जब ये अभिक्रिया हो रहा है तो यहाँ रंग में परिवर्तन होता है। हमने कल क्या बताया था? हमने कल क्या बताया था कि सूचक दो प्रकार के होते हैं। सूचक दो प्रकार के होते हैं, रंगीय सूचक और गंधीय सूचक। सूचक कितने प्रकार के होते हैं बाबू? बोलो जल्दी जल्दी। सूचक दो प्रकार के होते हैं, रंगीय सूचक और गंधीय सूचक, है ना? रंगीय सूचक और गंधीय सूचक। तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान देगा, रंगीय सूचक और गंधीय सूचक। तो जो यहाँ अभिक्रिया हो रहा है फिनोल्फ्थेलिन में सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो साफ अभिक्रिया लिखल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या बना रहा है? तो लवण और जल बना रहा है। हमने पहले ही बताया था क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। देखो ये है भस्म, ये है अम्ल। सभी लोग ध्यान देगा कि यहाँ पे क्या है, ये है भस्म, ये है अम्ल। तो भस्म और अम्ल यानी अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लिए ना? जब अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। ये नोट कर लेगा स्टार लगा करके सभी लोग। ठीक है, इसको नोट कर लेगा सभी लोग स्टार लगा करके कि अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के बाद लवण तथा जल बनते हैं। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के बाद लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। ठीक है, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के बाद लवण एवं जल प्राप्त होते हैं। नोट कर लेगा सभी लोग। ठीक है, सभी लोग नोट कर लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया, इस प्रकार से आपके पास एक क्वेश्चन आ गया। देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। क्वेश्चन यहाँ पे है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? क्वेश्चन जल्दी जल्दी नोट करो, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जल्दी से, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? फटाफट एकदम जल्दी से नोट करेगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? लिखिए, आंसर लिखिए सभी लोग जल्दी जल्दी। सभी लोग आंसर लिखेगा जल्दी जल्दी। देखो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप। आंसर में सभी लोग लिखेगा, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। 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 उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। नोट कर लिए सभी लोग? हाँ, नोट करने के बाद यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है इक्वेशन समीकरण, इसको उसके नीचे लिख लेगा फटाफट। उसके नीचे लिख लेगा NaOH प्लस HCl, ब्रैकेट में जो लिखा है इसको नहीं लिखना है। NaOH प्लस HCl, तीर का निशान देने के बाद NaCl प्लस H2O, तीर का निशान देने के बाद NaCl प्लस H2O। चलिए सभी लोग नोट कर लिए है ना? देखिए साफ साफ लिख दिया है कि अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के बाद क्या बनता है? लवण और जल बनता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, है ना? हम कह सकते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया को, यानी क्षारक प्लस अम्ल मिलता है तो लवण प्लस जल बनाता है। क्षारक प्लस लवण मिलता है, क्षारक प्लस अम्ल मिलता है तो लवण और जल बनाता है। सभी का क्लियर हो गया? चलिए
अब आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि विलयन का रंग नील हरित हो जाएगा एवं कॉपर ऑक्साइड घुल जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा पीछे छूट गया है ना, इसमें थोड़ा सा छूट गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक चीज छूट गया कि अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड का अभिक्रिया कैसा होता है। चलिए देखते हैं। अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड का अभिक्रिया बच्चों कहता है अम्ल के साथ बीकर में एक अभिक्रिया कर रहे हैं। यहाँ पे एक बीकर में कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा यानी थोड़ी सी मात्रा लेंगे कॉपर ऑक्साइड का, और उसको हिलाते हुए उसमें धीरे धीरे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु का मतलब होता है घोल है। तनु का मतलब क्या होता है? तनु का मतलब है कि वो घोल है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि वो एक्यू है, ठीक है, वो विलयन है। तो उसका मतलब है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए। अब विलयन का रंग देखिए कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ। चलिए, तो यहाँ पे क्या बोला हमसे? हमसे बोला कि कॉपर ऑक्साइड यानी CuO, इसको क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO। इसकी अल्प मात्रा जो है लीजिए, और इसको हिलाते हुए हिलाते इसमें से तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाना। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब होता है HCl। मिलाएंगे, तो मिलाएंगे तो कैसा रिएक्शन होगा, इसका रंग में क्या परिवर्तन होगा। चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने देखा कि विलयन का रंग बदल जाता है। आपने क्या देखा? विलयन का रंग बदल जाता है। यानी कि जब हम यानी कि यहाँ पे याद रखिएगा, जब हम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो विलयन का रंग नीला हो जाता है। यानी विलयन का रंग बदल जाता है, ठीक है। विलयन का रंग बदल जाता है। साथ ही साथ कहता है कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। अभी बोला था ना कॉपर ऑक्साइड का क्या होता है, तो याद रखना कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है, ठीक है बच्चों। कॉपर ऑक्साइड क्या होता है? तो कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है, ठीक है। और विलयन का नील हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर 2 क्लोराइड के बनने के कारण होता है। यानी विलयन का नील हरित रंग कैसा हो जाता है? नील हरित समझ सबसे पहले समझाते हैं, हालांकि लिखा दिए है सभी को। नील हरित का मतलब होता है कि पहले विलयन का रंग नीला था, ठीक है। पहले विलयन का रंग कैसा था? नीला था। और नीला के बाद विलयन का रंग कैसा हो गया? तो नीला के बाद विलयन का रंग हरा हो गया, ठीक है। नील हरित उसी को कहते हैं, ठीक है। तो धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली समान अभिक्रिया को इस प्रकार लिखते हैं। धातु ऑक्साइड और अम्ल मिलता है तो लवण और जल बनाता है ना। चलिए, तो उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखकर उसे संतुलित कीजिए। क्षारक, अच्छा चलिए लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है संतुलित करके बताइए तो सभी लोग। ये अभिक्रिया लिखिए जल्दी जल्दी सभी, जल्दी जल्दी सभी लिखेगा। लिखा हुआ है धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल। हो गया। चलिए, इतना टाइम नहीं लगेगा। धातु ऑक्साइड को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाइएगा तो लवण और जल बनता है, सभी जानते हैं। इसको संतुलित करना है, ठीक है। उसको संतुलित करके जल्दी जल्दी बताइए।
चलिए इतना देर नहीं लगेगा, चलिए हम करके बता देते हैं। देखिए सभी लोग, पिछला जो नोट करवाए हैं उसी में संतुलित किया हुआ है। देखिए तो यहाँ पे की लिखल है, ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है किधर गया, लवण और जल। यहाँ देखिए NaOH अब प्लस HCl, ये हो गया धातु ऑक्साइड और ये हो गया अम्ल। इस अभिक्रिया को संतुलित करिए। जब ना समझ में आए तो इसको संतुलित करिए, या फिर देखिए कि संतुलित पहले से है तो छोड़ दीजिए। चलिए आगे देखिए, संतुलित पहले से है, सभी लोग इतना परेशान बेकार में है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए बच्चों, तो अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन निकल करके आता है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन निकल करके आता है, कहता है कि क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसीलिए धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड कहा जाता है। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया क्या होती है, चलिए इसको भी थोड़ा बहुत देखते हैं। कहता है बच्चों कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, आपने कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसको कहते हैं, तो चूने के पानी को कहते हैं। किसको कहते हैं, चूने के पानी को कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल टू, है ना, पहले बता दिए CaOH का होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने के पानी, इसके बीच हुई अभिक्रिया, यानी इसके साथ में क्या हुआ, अभिक्रिया हुआ, जो कि क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है। याद रखिएगा ये क्या है, ये एक प्रकार का क्षारक है। ये क्या है, तो ये एक प्रकार का क्या है बच्चों, एक क्षारक है। ठीक है, कहता है जो एक क्षारक है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। चूंकि यह क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, अभिक्रिया के समान है, अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। यह नोट करने वाली पॉइंट है, यह नोट करने वाली पॉइंट है। कौन सा पॉइंट नोट करने वाली है, कि आधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, नोट करने वाली पॉइंट है, सभी लोग नोट कर लेगा, आधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कर लिए नोट, नोट कर लिए। देखो यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ, आधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, स्टार लगा के। चलिए आगे देखिएगा सभी लोग, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सभी लोग नोट करेगा, फटाफट सभी लोग नोट करेगा। ठीक है, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। क्वेश्चन है, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए, जल्दी नोट करो। सभी लोग नोट कर लिए, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए, नोट कर लिए। चलिए आंसर लिखिए, आंसर लिखिएगा। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ, दही एवं खट्टे पदार्थ
हो गया। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखना चाहिए, इसलिए नहीं रखना चाहिए, इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि वे धातु की सतह से अभिक्रिया करके, क्योंकि वे धातु की सतह से अभिक्रिया करके धातु की सतह से अभिक्रिया करके, हो गया। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि वे धातु की सतह से अभिक्रिया करके एक विषैले पदार्थ का निर्माण करते हैं। विषैले पदार्थ का निर्माण करते हैं। हो गया। लिखा गया पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। तो आंसर में लिखिएगा पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि वे धातु की सतह से अभिक्रिया करके विषैले पदार्थ का निर्माण करते हैं। आगे लिखिएगा जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होंगे, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होंगे, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होंगे। हो गया। सभी का हो गया। चलिए ठीक है। तो हमने क्या बताया कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि वे धातु की सतह से अभिक्रिया करके क्या करते हैं, विषैले पदार्थ का निर्माण करते हैं ना, विषैले पदार्थ का निर्माण करते हैं। और यदि रखा जाएगा तो विषैले पदार्थ का निर्माण करता है, अगर रखा जाएगा तो क्या होगा, हमारे शरीर के लिए घातक होगा, है ना। चलिए, सभी को समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर समानता कौन सी गैस निकलती है। आंसर पहले मिल गया, जल्दी बताओ आंसर। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सा गैस निकलता है, जल्दी से आंसर बताओ। हग, गलत है। हाइड्रोजन गैस। ठीक है। कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस। आगे कहता है एक उदाहरण के द्वारा समझाइए इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। चलिए आप इस क्वेश्चन को फटाफट नोट करिए, सभी लोग जल्दी से नोट करिए, हम आंसर लिखाते हैं। देखिए धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है। एक उदाहरण के द्वारा समझाइए, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। हो गया। आगे उसी में है क्वेश्चन, इस गैस की उपस्थिति की जांच, इस गैस की उपस्थिति की जांच, हाँ हाँ, इस गैस की उपस्थिति की जांच, इस गैस की उपस्थिति की जांच, उपस्थिति की जांच। हो गया। जांच आप कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। चलिए हो गया। अब आप आंसर लिखिए जल्दी जल्दी।
धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। हो गया। हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब आगे देखिए क्या कहता है, अभिक्रिया लिखने कहता है। ठीक है, अभिक्रिया लिखने कहता है। तो हम यहाँ पे अभिक्रिया क्या लिखेंगे, जैसे जैसे कह रहा है, कहता है धातु, तो धातु कौन लेना है, जिंक लेना है, तो जेडेन ले लिए। और जेडेन के बाद हम इसको अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ, तो यहाँ पे कहता है कि अम्ल के साथ। तो किसी के साथ करवा लीजिए, चलिए हम यहाँ पे करवा लेते हैं, HCl के साथ करवा लेंगे। ठीक है, HCl के साथ करवा लेंगे। तो Zn के साथ जब HCl होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ZnCl। अब आपको तो पता है हाइड्रोजन गैस निकलता है, तो हाइड्रोजन साइड हो जाएगा, यानी H2 अलग हो जाएगा। तो ये वाला जो रिएक्शन हुआ, यही इसका समीकरण हुआ। ठीक है, तो आप इस समीकरण को लिखिए, Zn प्लस HCl, तो ZnCl प्लस H2O, समीकरण संतुलित कर दीजिएगा, ये असंतुलित है। हो गया, लिखा गया, लिखा गया। इतना देर नहीं लगना चाहिए। चलिए आगे देखिए, तो ये हो गया। और भी हम उदाहरण दे सकते हैं इसका, जैसे मान लो कि Zn है, जिंक है, और जिंक के साथ में हम क्या ले लिए, हम ले लिए हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, H2 ले लिए, H2SO4 ले लिए, हाइड्रोजन सल्फेट ले लिए। अब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ये बना देगा जिंक सल्फेट, है ना। ये क्या बना देगा, ये बना देगा जिंक सल्फेट, ZnSO4। और साथ ही साथ ZnSO4 बनाएगा, और इसके साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा, यानी प्लस में H2 आ जाएगा। ये वाला यहाँ पे अभिक्रिया हो गया। हो गया क्लियर। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, Zn प्लस H2SO4, तो ZnSO4 प्लस H2। क्लियर है। चलिए, लिखा गया। तो आपका सेकेंड वाला का अभी पूरा आंसर नहीं हुआ। आगे देखिए नीचे क्यों बोलता है, नीचे कहता है कि इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। आप बताइए कैसे जांच करेंगे। तो आप याद करिए कि पिछला वाला जो हम वीडियो में बताए हैं, पिछला वाला लेक्चर में हम बताए हैं कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको कुछ बताए थे प्रयोग कर करके। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस फिगर में आपको बताया गया है कि हाइड्रोजन गैस जब निकलता है तो उसके सामने हम मोमबत्ती लाते हैं, तो फटफट की ध्वनि से जलता है। याद करिए, तो आपको पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया है, तो इस आपको पढ़ाया गया फटफट की ध्वनि से जलता है। तो यहाँ पे बोलता है हम कि कैसे पता करेंगे, तो लिखिए, हाइड्रोजन गैस के निकट जलती हुई मोमबत्ती, लिखिएगा उसके नीचे, हाइड्रोजन गैस के निकट जलती हुई मोमबत्ती को लाकर हम पता करेंगे, हम पता करेंगे, हम पता करेंगे। हो गया, पता करेंगे कि मोमबत्ती यदि फटफट की ध्वनि से, मोमबत्ती यदि फटफट की ध्वनि से जलती है, जलती है, तो यह हाइड्रोजन गैस है, तो यह हाइड्रोजन गैस है, तो यह हाइड्रोजन गैस है। हो गया, तो यह हाइड्रोजन गैस है। चलिए, क्लियर है। तो आप सभी का क्लियर हो गया। ठीक है, कि अगर मोमबत्ती को लाते हैं और वो फटफट की ध्वनि से जलता है तो कौन सा गैस होगा, तो कौन सा गैस होगा, बताइए कौन सा गैस होगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब अगला तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। बुदबुदाहट का मतलब होता है कि जब हम अभिक्रिया अभी आपको दिखाए थे, तो उसमें आप जा करके देखिएगा, बैक कर करके वीडियो, तो आपको दिखाई देगा कि बुलबुला निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है, बुलबुला निकलता है, तो उसको कहते हैं बुदबुदाहट।
उसको क्या कहा जाता है? बुदबुदाहट। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। अब साफ-सी बात है, ज़ाहिर-सा बात है कि अगर वो उससे बुलबुला निकलेगा तो मोमबत्ती जलेगा तो उसको तो बुझा ही देगा। अब कहता है यदि उत्पन्न यौगिक में एक से कैल्शियम क्लोराइड है, तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। यानी जो आपको दिखाया जा रहा है इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करिए और इसका आंसर जल्दी से लिखाते हैं। जल्दी नोट करिए। इतना तो क्लियर दिखाई दे रहा है, चश्मा लगाना पड़ेगा क्या जी आप सबको? नहीं दिख रहा। अच्छा, अच्छा, ये नीला कलर की है ना? अच्छा ठीक है, लिखिए कोई धातु कोई धातु यौगिक ए कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप लोग मोबाइलवा में ज़ूम नहीं करते हैं? ज़ूम करके देखिए आपको दिख जाएगा। ज़ूम करके ट्राई करिएगा तो दिख जाएगा, ठीक है? तो कैसे कहते हैं नहीं दिखता है? ज़ूम करके देखिएगा तो दिख जाएगा। कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में से यदि उत्पन्न यौगिक में से यदि उत्पन्न यौगिक में से एक कैल्शियम क्लोराइड है एक कैल्शियम क्लोराइड है एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। बहुत हल्का है। आप इस चीज़ को हम पहले लिखा दिए हैं, आप उसको दोबारा लिख सकते हैं, नहीं तो हम अभी फिर लिखा देते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए, कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, सिंपल है। कह रहा है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, एक यौगिक है, धातु यौगिक। कैसा यौगिक है? धातु यौगिक। तो इसका मतलब धातु, तो कैल्शियम तो एक धातु है ना? चलिए लिखते हैं कैल्शियम तो एक धातु है। कैल्शियम एक धातु है यानी कि Ca हो गया, ठीक है? Ca हो गया यहाँ पे 1 मिनट ये ऐसे कैसे आ रहा है बार-बार, है ना? Ca हो गया यहाँ पे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है? Ca हो गया उसके साथ में जो है Ca धातु ना है तो CaCO3 कर देते हैं। CaCO3 कर देते हैं, CaCO3 बार-बार आ तो जाता है। चलिए ऊपर लिख देते हैं ना। CaCO3 हो गया। इसके साथ कौन-सा अभिक्रिया करेगा? तो हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl इसके साथ HCl मिला दीजिए। अभिक्रिया करने के बाद क्या बनता है? ZnSO4 बनता है, यानी जिंक सल्फेट ZnSO4 बनता है। प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलता है यानी H2, ठीक है? H2 जल्दी से ये वाला रिएक्शन लिख लीजिए, ठीक है? लिख लिए CaCO3 प्लस HCl तो बनता है रिएक्शन करेगा तो ZnSO4 प्लस H2। अब आप देखिए कि समीकरण संतुलित है या नहीं है, नहीं है तो सभी लोग इसको संतुलित कर देगा, नहीं है तो सभी लोग इसको संतुलित कर देगा। करने के लिए हम सबको सिखा दिए हैं, ठीक है? करने के लिए हम सबको सिखा दिए हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं, ठीक है?
अब हम सब आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से इसमें अभी बोला था कि समीकरण लिखने, समीकरण लिख दिए? लिख दिए ना? ठीक, अगला आगे पढ़िए। अब कहता है सभी अम्ल और क्षारक में क्या समानता है? चलिए, सभी अम्ल और क्षारक में क्या समानता है? तो अम्ल और क्षार में अंतर पूछ रहा है कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर है? तो अम्ल और क्षार में क्या अंतर है? ये आप सभी को लिखाया गया होगा कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर है? मालूम है किसी को? नहीं मालूम है? लिखो अम्ल और क्षार में क्या अंतर है? ये लिखो, जल्दी-जल्दी लिखो। अम्ल और क्षार में क्या अंतर है? अम्ल और करेक्ट, सही है। ऐसे ही बस बताओ 2-3 गो लिख दो। अम्ल और क्षार में क्या अंतर है? अम्ल और क्षार में क्या अंतर है? लिखो, हालाँकि कल ही बताए थे, फिर भी हम आपको लिखा देते हैं। अम्ल और क्षार में क्या अंतर है? आंसर लिख लीजिएगा। अम्ल और क्षार में निम्नलिखित अंतर है। 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 चलिए, अम्ल और क्षार में निम्नलिखित अंतर है। सुमन, काजल पढ़ रही है आपके पास आकर के? सुमन कुमारी, वो आई है, नहीं आई है? ओह! चलिए ठीक है। यानी क्लास में 7 लोग प्रेज़ेंट है ना? बाकी सब अब्सेंट है। ठीक है। लिखा गया? निम्नलिखित अंतर है। लिखिए, कॉपी के पेज को डिवाइड कर दीजिएगा और एक तरफ लिखिएगा अम्ल और एक तरफ लिखिएगा क्षार। कर दिए? कर दिए? चलिए ठीक है। अब आप अम्ल की तरफ नंबर 1 में लिखिए दे करके। अम्ल की तरफ नंबर 1 में। दे दिए? लिखिए, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। हो गया, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। और उधर लिखिएगा क्षार का स्वाद कड़वा होता है। कड़वा कसौला होता है ना, एकदम कसैला। हाँ, हो गया। कड़वा होता है, लिखा गया। देखिए तो कल ही पढ़ाए थे ना, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। हो गया। और क्षार का स्वाद कड़वा होता है। तो हो गया, एक अंतर हो गया। अब अम्ल में लिखिए दूसरा तरफ कि यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल की तरफ लिखिएगा। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। हो गया। क्षार की तरफ लिख लीजिएगा कि यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। हो गया। हो गया ना? और लिखिए, आगे लिखिए तीसरे नंबर में। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। पीएच मान अभी आप लोग नहीं पढ़े हैं, इसी चैप्टर में पढ़ाएँगे कि पीएच मान क्या होता है, ठीक है? पढ़ाएँगे। देखिए, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। हाँ जी, 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। और उधर लिखिएगा क्षार की तरफ कि क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। हो गया? चलिए, क्लियर है? तो इस प्रकार से अम्ल और क्षार में अंतर सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर है? क्लियर है?
तो इस प्रकार से आपने देखा अम्ल का स्वाद जो है खट्टा होता है और क्षार का स्वाद कड़वा होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। अम्ल का पीएच मान जो है 7 से क्या होता है कम होता है, लेस देन 7 होता है और जबकि क्षार का पीएच मान क्या होता है 7 से अधिक होता है, ठीक है? 7 से अधिक होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, ठीक है? चलिए इस तरीके से आपको कन्फर्म करवा दिया गया है पूरी चीज़ें। तो अम्ल और क्षार में अंतर पता चल गया। वही कहता है अम्ल और क्षार में क्या समानता है, बहुत सारी समानता है, आपने देखा कि कितने अंतर है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है, ठीक है? ठीक है? वैसे टाइम हो गया है ना? चलिए आप लोग का क्लास आज यहीं पे एंड करते हैं ना? हाँ, समानता मतलब होता है कि क्या-क्या समानता है, ठीक है? क्या-क्या समानता है? समानता मतलब जो ज़्यादा मिली-जुली होता है, ठीक है? बहुत कुछ ऐसा चीज़ है जो अम्ल और क्षार में मिल जाता है, उसी को समानता कहते हैं। और विषमता का मतलब जो कुछ भी नहीं मिलता है, उसको विषमता कहते हैं, समझ में आया? तो अम्ल और क्षार में अंतर समझ में आ गया, अब बाकी है जो कि बाद में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है? तो सभी लोग को कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा है? हाँ, तो ठीक है, आपका वीडियो जो है यहाँ पे रहता है, आप देख लिए सभी लोग वीडियो कि कल का क्लास जो हुआ था, उसका वीडियो आपको मिल गया था। तो आप सभी को ये बता देते हैं कि जो आपका वीडियो है, वो हम यूट्यूब पर भी डाल देते हैं, ठीक है? तो आप सभी मेरा यूट्यूब चैनल ढूँढ करके स्मार्ट ज़ोन के नाम से चैनल होगा, ठीक है? और उसमें पिक लगा हुआ होगा, ठीक है? चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है? और बहुत सारा लोग से भी बोल दीजिएगा सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक कमेंट भी करते रहिएगा, ठीक है? अब नहीं करेंगे तो हम आपको ज़बरदस्ती नहीं कहेंगे ना, आपको चैनल दिखा देते हैं कैसा चैनल है, ठीक है? चैनलवा दिखा देते हैं, नहीं तो कहिएगा सर हमको मिलबे नहीं किया तो हम कैसे करेंगे लाइक कमेंट, है ना? तो आपको चैनल दिखा देते हैं, ठीक है? लाइन पे रहिए आपको चैनल सब दिखा देते हैं और चैनल को जा कर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। दिखाई दे रहा है आप सभी को? चैनल दिखाई दे रहा है? यही है चैनल, ठीक है? ये से लिखा रहेगा, ये वाला जो लोगो दिखाई दे रहा है, यही लोगो लगा रहेगा, ठीक है? आप जो है ये लोगो को देख कर के इस लोगो अगर ये लोगो लगा हुआ है तो ठीक है और सब्सक्राइबर को बढ़वा दीजिएगा, सभी से सब्सक्राइब करवाइएगा, ठीक है? क्या क्या बोले जी? नहीं लगा रहेगा, एकदम सब्सक्राइब नहीं करना है, स्मार्ट ज़ोन के नाम से ही चैनल में अगर लगा हुआ है, तो सब्सक्राइब करना है, नहीं लगा रहेगा तो नहीं करना है, ठीक है? चलिए ठीक है, तो आप सभी को क्लास अच्छा लगा? और और बाकी सब पढ़ाई चल रहा है ना घर पे? क्योंकि देखो ऑनलाइन है तो हम तो डंडा से पीट नहीं सकते हैं, मगर मगर इतना ज़रूर कहेंगे कि देखो बच्चों, पढ़ाई-लिखाई होते रहना चाहिए, ठीक है? नहीं तो खाली ऐसे ही रह जाएगा। क्योंकि ज़िंदगी का जो है ना, किताब के कुछ पन्ने होते हैं, कुछ अपने और कुछ बेगाने भी होते हैं। प्यार से संवर जाती है ज़िंदगी, बस प्यार से रिश्ते निभाने होते हैं, ठीक है? आह, अच्छा बोले ना, चलिए अच्छा बोले तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है? ओके, क्लास बंद कर रहे हैं।